you so much. I hope I'm audible. मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ मैम आ रही है, थोड़ी धीमी सी शायद। ओके, अब थोड़ा बेटर है? मेरे को तो सुनाई दे रहा है। It's better only. We can hear it clearly. Okay. हाँ जी। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप आई होप सबका लंच हो गया है और कोई मेरे सेशन में सोएगा नहीं ना। मैं आपको आज जो मैं सेशन लूंगी, आई वांट कि आप सबके सब उसको केवल सुने ही नहीं, पर उसके साथ साथ जुड़े हुए अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है, कोई केस है जो आपने देखा है और आप डिस्कस करना चाहते हो, तो वो भी करें, है ना। ये एक क्लास की तरह ना लें, एक डिस्कशन की तरह लें, जहां कुछ मैं आपको बता रही हूँ और कुछ आप मुझे सिखा रहे हो। शैल वी स्टार्ट या रुकना है? अभी किसी के लिए वेट करना है? No ma'am, we will start. We'll start? Yes, All right. ठीक है। So do you want this to be entirely हिंदी में ही बोलूं या मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश? मेरी पॉपुलेशन जो है वो केवल हिंदी में सुनना चाहेगी या मिक्स में? हमें लगता है हिंदी ही कंफर्टेबल रहेगा हमारे लिए, क्योंकि बाकी भी जो सेशंस हैं, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जो हिंदी में शायद बोलना मुश्किल होगा। अदर देन दैट मैं आपसे पूरी बात हिंदी में ही करूंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं तेज जा रही हूँ या मेरी कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इन पैलिएटिव केयर। मतलब रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, अगर मैं पैलिएटिव केयर की बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो सबसे मेन सिम्टम्स होते हैं। इनफैक्ट ये दो ही सिम्टम्स हैं जो मेनली हमारे पास पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर ना। एक होता है ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, और दूसरा है कॉफ यानी खांसी। ये दो मेन सिम्टम्स होते हैं। कोई भी पेशेंट है जो हमारे पास जनरली वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ऐसा मुझे चैट में किसी ने बोला है, क्या वॉइस क्लियर नहीं है? Ma'am, initially the voice wasn't clear, but when you started the session, it is clear now. So can we go forth and see whether it's still breaking or not? We will let you know, ma'am, if it's breaking. Sure. We'll do that. Okay. Actually, it is raining heavily here. Suddenly बारिश होने स्टार्ट हो गई है। मैं तमिलनाडु का मौसम यहाँ पर आ गया है, एंड मे बी दैट इज द रीजन यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा होगा मेरा। फिर भी मैं क्लियर ना हूँ, मुझे रोक के वापस पूछना, ठीक है। तो एज आई वाज टेलिंग यू कि ये दो सिम्टम्स हैं जो मेन सिम्टम्स हैं हमारे पैलिएटिव केयर के, जो पेशेंट्स हमें मिलते हैं उनमें। सांस लेने की दिक्कत यानी ब्रेथलेसनेस, और दूसरा है खांसी यानी कॉफ। ठीक है। हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने की दिक्कत में हम देखते हैं कि आपने भी देखा होगा, अगर आप पेशेंट्स को आपने देखा है तो सांस लेने की दिक्कत जो है या ब्रेथलेसनेस जो है, इसमें पेशेंट को एक फीलिंग होती है कि उनको सांस नहीं आ रही है, सफोकेशन होती है ना। इसी सफोकेशन की वजह से पेशेंट ऑलरेडी जो शायद और किसी सिम्टम से भी परेशान है, जैसे पेन से परेशान हो सकता है या और किसी सिम्टम से परेशान हो सकता है, इस सफोकेशन की वजह से उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने की दिक्कत एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। सब्जेक्टिव फीलिंग का मतलब ये है कि इसमें कोई किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, ये हम नहीं बता सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। शायद किसी को थोड़ी बहुत सांस लेने की दिक्कत शायद किसी को कम लगे और शायद किसी को वही बहुत ज्यादा लगे, और बहुत ही अनप्लेजेंट होती है ये, किसी को अच्छा नहीं लगता, उनकी सांस घुट रही होती है। ये एक बहुत ही ज्यादा बहुत दिक्कत वाला भाव होता है पेशेंट के लिए। जितने हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअली सांस लेने की दिक्कत है, उनमें से केवल 50% पेशेंट जो हैं वो हमारे पास रेफर होते हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए। जनरली लंग कैंसर के पेशेंट्स, सबसे ज्यादा लंग कैंसर के पेशेंट्स में सांस लेने की दिक्कत पाई जाती है। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, रेक्टम कैंसर, इन सब पेशेंट्स में भी अगर इनमें, क्योंकि इनमें लंग मेटास्टेसिस यानी इनकी बीमारी जो है वो फेफड़ों तक फैल जाती है, इसीलिए इनमें भी सांस लेने की दिक्कत ज्यादा पाई जाती है। जब पेशेंट या कोई भी इंसान फॉर दैट मैटर जब सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है जब उस इंसान को, तब सबसे बड़ा एक डर होता है, वो होता है मौत का। एक फीलिंग आती है कि अगर सांस नहीं आ रही तो जिएंगे कैसे ना। तो ये जो फियर होता है, ये फियर पेशेंट में भी होता है, ये फियर फैमिली में भी होता है कि सांस अटक रही है, इसका मतलब हम मर जाएंगे अभी के अभी। इसीलिए इस सिम्टम से जितनी जल्दी हो सके, जितना अच्छे से हो सके, हमें सिम्टम मैनेज करना होता है ताकि हमारे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सके। नेक्स्ट, अब ये एक साइकिल होती है, सांस लेने की दिक्कत में एक साइकिल होती है, जिस साइकिल में हमारे मरीज फंस के रह जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको घबराहट होती है कि हम मर जाएंगे। इस घबराहट की वजह से उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है। एंजाइटी बढ़ती है तो एंजाइटी की वजह से भी सांस लेने में दिक्कत होती है, सफोकेशन फील होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है तो फिर से उनका फियर होता है। तो ये एक साइकिल में हमारे पेशेंट्स जो हैं वो फंस जाते हैं। इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इस साइकिल को ब्रेक हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक, जो सांस लेने की दिक्कत है हम उसी को ठीक कर सकें अगर। दूसरा, हम उनकी जो एंजाइटी है उसको कम कर सकें। ये दोनों ही स्टेप्स पर हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सांस लेने की दिक्कत केवल फिजिकल कारणों की वजह से नहीं होती है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल लंग्स में जो बीमारी है वही केवल दिक्कत कर रही है सांस लेने में, ऐसा नहीं है। पेशेंट इमोशनल ज्यादा हो जाए, इमोशनल डिस्ट्रेस, वो भी सांस लेने में दिक्कत कॉज कर सकता है। या उनको किसी बात से साइकोलॉजिकली उनको डिस्ट्रेस पड़ रहा है, कोई सोशली उनको कुछ बोल रहा है, उस वजह से भी। या कुछ स्पिरिचुअल इश्यूज हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत महसूस हो रही है स्पिरिचुअली, तो भी पेशेंट जो है उसको सांस लेने में, उसकी सांस लेने की दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कह रही मैं कि सांस लेने की दिक्कत चालू इसलिए होगी, लेकिन इन सब कारणों की वजह से जो शायद माइल्ड होगा ब्रेथलेसनेस, वो ज्यादा हो सकता है। इसीलिए जब हम मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं तो केवल उनका फिजिकल सिम्टम ठीक कर देना हमारा काम नहीं है, उनके बाकी सारे सिम्टम्स के बारे में भी जानना कि क्या उनको सांस लेने की तकलीफ से उनको क्या घबराहट होती है, क्या फियर है। किसी में मरने का फियर होता है, किसी पेशेंट को ये फियर होता है कि अगर उनको उनके बच्चे देखेंगे या उनके लव्ड वंस देखेंगे तो वो घबरा जाएंगे, वो उनकी घबराहट को लेकर ज्यादा डरे हुए होते हैं और उसकी वजह से उनकी सांस लेने की दिक्कत ज्यादा हो जाती है ना। तो हमारा जो मैनेजमेंट का मेन मुद्दा होता है वो केवल केवल उनका फिजिकल सिम्टम जो है वो ठीक करना नहीं होता, बाकी सारी चीजों को समझना भी होता है। नेक्स्ट, अब अगर मैं कॉजेस की बात करूं, सांस लेने की दिक्कत के कारण क्या क्या होते हैं। मुख्य कारण होता है लंग कैंसर ना। लंग कैंसर की वजह से क्या होता है, जो ट्यूमर होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, मतलब वो रोक देता है जो सांस की नली है हमारी, जो सांस लेने का जो रास्ता है उस रास्ते में ब्लॉक डाल देता है। या कोई भी दूसरे कैंसर का लंग का इन्फिल्ट्रेशन, मतलब लंग मेटास्टेसिस, ठीक है। इसी तरीके से प्लूरल एफ्यूजन, मेलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन, मतलब जब
कुछ कैंसर में, बहुत सारे कैंसर्स में इनफैक्ट ये होता है कि पानी भर जाता है फेफड़ों में। जो फेफड़ों में पानी भरता है तो फेफड़ों को जगह नहीं मिलती है सांस खींचने की, उसकी वजह से भी होता है। सुपीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी होता है ना। उसी तरीके से पेरिकार्डियल एफ्यूजन, मतलब दिल में, जो दिल के चारों तरफ हमारे हृदय के जो चारों तरफ का वो होता है, वॉल होता है, उसमें पानी भर जाता है, उसकी वजह से भी होता है। असाइटिस, असाइटिस मतलब पेट में पानी भर जाना, पेट में जो पानी भर जाता है पेरिटोनियल असाइटिस, उसकी वजह से भी लंग्स पुश होते हैं ऊपर की तरफ और सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत बार सर्जरी जो की जाती है उनकी वजह से भी होता है, या आपको सिकाई चल रही हो, अगर किसी पेशेंट को सिकाई चल रही होती है तो सिकाई की वजह से भी फाइब्रोसिस हो जाता है, गांठें बन जाती हैं, उन गांठों की वजह से भी लंग्स जो है वो आसानी से सांस लेना जो है लंग्स के लिए वो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, कुछ मेडिसिन भी हैं जिनकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हेलो, हाँ मैम, हाँ हमारे जी, लिए तो स्लाइड चेंज हो रही थी, क्या आप इससे पहले वाली देखना चाहेंगे कि ये? नहीं नहीं, हो गई है स्लाइड चेंज, पहले नहीं हुई थी। हाँ जी, ठीक है। और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, ये तो कैंसर से रिलेटेड कॉजेज हुए। कैंसर के अलावा भी जैसे अस्थमा, या कोई जो ओल्ड स्मोकर है उनको सीओपीडी नामक बीमारी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कार्डियक फेलियर या जिसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, या दिल की एक बीमारी होती है अरिदमियाज, जिसमें जो दिल की धड़कन है वो इरेगुलर तरीके से चलने लगती है, या न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स मतलब लंग्स के आसपास जो है वो हवा भर जाना ना, या ट्रेक्योस्टमी जो लगती है पेशेंट को वो ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, या एसिडोसिस हो गया, मतलब हमारे ब्लड में, हमारे खून में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, एसिड और अल्कली की मात्रा एक नियमित होनी चाहिए, अगर वो ना हो एसिडोसिस हो जाए। और अपने आप में एंजाइटी भी जो है वो सांस लेने में दिक्कत कर सकती है, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा एंशियस है, तो भी उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, अब हम अगर हमारे पास एक पेशेंट मिलता है, हमें फोन पर अगर हमें पता चलता है या कुछ भी, अगर हमारे पास पेशेंट आता है जो कहता है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि उसको है क्या, किस किस वजह से हो रहा है। बहुत जरूरी है हमारे लिए एक बहुत अच्छे से डिटेल्ड हिस्ट्री लेना। ठीक है, केवल सांस लेने में दिक्कत हो रही है उस नाम से हमें 4 दवाइयां लिख के देनी है, ऐसा नहीं करना है। समझना है कि उनको सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सांस लेने की दिक्कत का मतलब है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर पेशेंट जो है वो हाफ रहा है, ऑक्सीजन लगा दीजिए ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। और ना ही ये जरूरी है कि हम हर पेशेंट को दवाई दे दें और वो ठीक हो जाए। बहुत बार जो होता है पेशेंट का कॉज जो होता है वो केवल एंजाइटी होता है, और शायद अगर हमसे पेशेंट अपने फियर्स के बारे में, अपने जो भी उनको जिस भी चीज से घबराहट है उस घबराहट के बारे में अगर बात कर ले तो ही उनके लिए बेहतर हो जाता है। इसीलिए एक अच्छी हिस्ट्री, डिटेल्ड हिस्ट्री लेना जरूरी है। समझिए सांस लेने में दिक्कत कब चालू हुई, कब बढ़ती है, क्या लेटने पे बढ़ती है, बैठने पे बढ़ती है, सुबह बढ़ती है, शाम में बढ़ती है, किस समय ज्यादा होती है, क्या करता है पेशेंट जिससे सांस लेने की तकलीफ उनकी कम हो जाती है, खुद से वो ऐसा क्या करते हैं। शायद कोई गहरी गहरी सांसें लेता होगा, कोई उठकर चलने लगता होगा, कोई पंखा अपने मुंह पर करता होगा, तो ऐसी क्या चीजें करते हैं जिससे उनको सांस लेने की तकलीफ उनकी कम हो जाती है, बेहतर हो जाती है। या ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे उनकी सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाती है। घर में चिल्ला चिल्ली हो रही होती है तो पेशेंट को एकदम से सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये सिम्टम्स की हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी है। हमें ये लीडिंग क्वेश्चंस नहीं करने, हमें पूछना नहीं है कि क्या घर में कोई चिल्लाता है जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें बस हिस्ट्री लेनी है, हमें पेशेंट से अच्छे से समझना है कि उनकी तकलीफ कब बढ़ती है, कब कम होती है, कब किस दिन के किस समय में ज्यादा होती है,
किस पोजीशन में ज्यादा या कम होती है ना। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी बोला, ये वही सारी चीजें हैं। समझना है हमें कि ये कंटिन्यूस होता है क्या, पूरे दिन होता ही रहता है, या कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, या इसके साथ कोई इमोशंस एसोसिएटेड हैं क्या। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, अगर हमें लगता है कि शायद ये केवल बीमारी की वजह से नहीं है, उसके साथ कोई और भी कॉज हो सकता है, तो हमें वो इन्वेस्टिगेशन भी असेसमेंट में ही करवाना चाहिए। क्या नेक्स्ट, अब अगर मैनेजमेंट की बात करें, मतलब ठीक कैसे किया जा सकता है, ये तो हमने बात की होता क्यों है ना, मैंने आपको बताया होता क्यों है, उससे पेशेंट को क्या तकलीफ होती है ये भी आपको बताया। अब उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक करने के सारे जो स्टेप्स हैं, उसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है रीअश्योरेंस। आप पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को, पेशेंट के केयर गिवर्स को, सबको रीअश्योर कीजिए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बहुत बार पेशेंट को ये ही नहीं पता होता कि उनके साथ ये दिक्कत हो क्यों रही है, तो उनको समझाइए, उनको अच्छे से बैठकर उनकी बीमारी के बारे में, या उनकी जो भी तकलीफ है, जिस तकलीफ की वजह से पेशेंट होगा, शायद सीए ब्रेस्ट हो, जो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारी छाती में कैंसर था, छाती का ऑपरेशन करवा लिए हैं, फिर उसके बाद सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है। उनको ये बताना जरूरी है कि उनको सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है। जो भी इसके अलावा जो भी रिवर्सिबल कॉज है, अगर कोई इस तरीके की चीज है जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे अनीमिया मतलब खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये एक रिवर्सिबल कॉज है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कॉज जो रिवर्सिबल है, उसको ट्रीट करें सबसे पहले। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स होते हैं बहुत सारे, नॉन ड्रग मेजर्स, जिसमें हमें दवाइयां देने की जरूरत नहीं है, आप उनके ऊपर भी जोर दें। केवल दवाइयां लिख देना ही अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं होता। क्या, और नेक्स्ट, और दवाइयां तो है ही हमारे पास, है ना। अब हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए सोचते हैं, जाते हैं पेशेंट कि क्या ये जो उनको सांस लेने में तकलीफ है, ये कैंसर की वजह से हुई है, क्या उस कैंसर के लिए कुछ किया जा सकता है, क्या पेशेंट जो है आगे क्यूरेटिव फेज में है, और अगर नहीं किया जा सकता तो हम इसको किस तरीके से पेशेंट के लिए जितना हो सकता है उतना कंफर्टेबल कर सकते हैं। या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है अभी रिसेंट टाइम्स में, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फेफड़ों में पानी तो नहीं भर गया है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सब सवाल हमें करने भी हैं, और इन सब सवालों के हिसाब से हमें पेशेंट को मैनेज भी करना है। नेक्स्ट, कभी भी अज्यूम मत कीजिए यही होगा, ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट को लंग कैंसर है तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उनको लंग कैंसर की वजह से ही ब्रेथलेसनेस होगी। हो सकता है पेशेंट को अनीमिया हो जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस हो रही हो, या हो सकता है पेशेंट के फेफड़ों में पानी भर गया हो, जिस और पानी अगर निकाला जाए तो उनकी ये सांस लेने की दिक्कत जो है ठीक हो जाए ना। तो कभी भी अज्यूम मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, हिस्ट्री लेंगे हम, इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, क्लिनिकल साइंस देखेंगे पेशेंट के, और उसके बाद इस नतीजे, करेक्टेबल जो भी कॉज है, जो भी हम ठीक कर सकते हैं उनको जितना। नेक्स्ट, करेक्टेबल कॉजेस में हम इवैल्यूएशन, जो भी ब्लड टेस्ट है वो क्या क्या कर सकते हैं। हमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना है, चेस्ट एक्सरे करना है, पल्स ऑक्सीमीटर से हम ये देख सकते हैं कि उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन में तो कोई कमी नहीं है। जरूरी है पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को, कि ये क्यों हो रहा है, अगर कोई रिवर्सिबल है उसको ठीक करना है। नेक्स्ट, अब
मैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स की बात कर रही हूँ, मतलब जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोई रिवर्सिबल कॉज दिखता है तो उसको ठीक करना है, तो क्या क्या रिवर्सिबल कॉजेज हो सकते हैं ना। जैसे इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक देके या कोई एक्सपेक्टोरेंट देके उस इन्फेक्शन को मैनेज किया जा सकता है। अगर अस्थमा है तो ब्रोंकोडायलेटर्स या स्टेरॉइड्स देके हम उसको मैनेज कर सकते हैं, दवाई से मैनेज कर सकते हैं। अगर हाइपोक्सिया है, मतलब शरीर में खून की ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हम ऑक्सीजन देके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे सुपीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उसको रेडिएशन से या स्टेरॉइड से हम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर लिम्फेंजाइटिस है, उसको भी अगेन हम स्टेरॉइड से या कोई ब्रोंकोडायलेटर से हम कम कर सकते हैं। प्लूरल एफ्यूजन है अगर पेशेंट को, तो हम एस्पिरेट कर सकते हैं, मतलब फेफड़ों में पानी भर रहा है तो उस पानी को निकाला जा सकता है। असाइटिस है, पेट में पानी भर रहा है तो उसको डायूरेटिक्स से भी निकाला जा सकता है, या उसको भी जिस तरीके से प्लूरल एफ्यूजन का एस्पिरेशन होता है उसी तरीके से असाइटिस का भी पैरासेंटेसिस किया जा सकता है। अगर अनीमिया है तो अनीमिया को करेक्ट किया जा सकता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है। अगर कार्डियक फेलियर हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, तो उसके लिए जो भी कार्डियक ट्रीटमेंट और उसके साथ साथ डायूरेटिक्स दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट। डिड यू स्किप वन स्लाइड बाय चांस? जस्ट गो बैक वंस। नो, ओके, नेक्स्ट। या, तो ये तो बात हुई करेक्ट द करेक्टेबल्स की, जो मैं इतनी देर से बार बार बोल रही हूँ, जो ठीक हो सकता है उसको ठीक करें। तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, तो इनको ठीक करें, है ना। अब आते हैं हम इस बात पे कि हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स क्या क्या कर सकते हैं, बिना दवाई के इस पेशेंट की हम कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले उनकी एंजाइटी, उनका जो भी फियर है, उनको जिस भी बात से घबराहट हो रही है, उस चीज को एड्रेस करें। समझने की कोशिश करें कि उनको क्या चीज सबसे ज्यादा घबरा रही है, और उनको ये समझाएं कि ब्रेथलेसनेस मतलब सांस लेने में दिक्कत अपने आप में लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सांस लेने की दिक्कत है तो आपकी सांस एकदम से रुक जाएगी, ऐसा पेशेंट को प्रतीत होता है, पेशेंट को लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। ये बात पेशेंट की फैमिली को समझाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उनको कुछ चीजें और बतानी है, जैसे अगर उनको चलने से, ज्यादा तेज चलने से, या फॉर दैट मैटर थोड़ा सा भी चलने से उनकी सांस फूलती है, तो उनको बोलिए कि आप ब्रेक्स में चलिए। आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में एक कुर्सी, उसके बाद अगले 4 कदम चलिए। इसे पेसिंग ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। इससे उनकी सांस लेने में दिक्कत में थोड़ा आराम मिलेगा। कोई भी काम करना है खड़े होके मत करिए, बैठ के करिए ना। छोटा छोटा काम में आप अपना हाथ बटाइए। घर के काम में अगर कोई हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ जो है, अगर हमारी पेशेंट एक हाउसवाइफ है, उनका पूरा दिन जो है घर के किसी ना किसी काम में जाता है, उनको अगर हम बिस्तर पकड़ा दें तो उनको बहुत बार एंजाइटी इसी बात की होती है कि मैंने बिस्तर पकड़ लिया है ना। उनको छोटे छोटे काम में व्यस्त रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताएं पेशेंट को। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट को पर्स्ट लिप ब्रीदिंग बताएं। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, पर्स्ट लिप ब्रीदिंग क्या होती है? Ma'am, नाक can I से सांस अंदर interfere? लेनी है। Your network shows really low Yes, bandwidth. So can I off that video? I want to show them what pursed lip breathing is. Okay, All right, okay, okay. it's okay. I will turn off the video. Don't worry. नाक से सांस लें और मुंह को पूरा बंद नहीं करके, लिप्स को थोड़ा सा अपने लिप्स को पास में लाके और फिर सांस छोड़ें। ठीक है, मैं क्विकली करके दिखा देती हूँ, शायद दिख जाए ना। नाक से सांस लें, लिप्स को हल्का सा खोल के और सांस बाहर छोड़ें। ठीक है,
इसको पर्स्ड लिप ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप सबको दिख गई। Yes, ma'am, Okay. we saw it. ऑलराइट, ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जितने भी पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है उन सबको ये एक्सरसाइज के बारे में बताएं ना। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मतलब लंबी सांस अंदर लंबी सांस बाहर, ये पेशेंट को बोलें कि आप एक बार में 10 तक गिनती करके आप लंबी सांस 10 बार मतलब एक बार लंबी सांस अंदर बाहर, फिर दूसरी बार लंबी सांस अंदर बाहर, इस तरीके से 10 बार करें, ठीक है। इससे पेशेंट की एंजाइटी जो है, जो पेशेंट को घबराहट हो रही होती है, वो भी कम होती है, और उसके साथ साथ जो सांस लेने में दिक्कत है उसमें भी आराम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा उनको बोलें कि जब उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपने देखा होगा अकड़ जाती है, पूरा शरीर अकड़ जाता है, तो उनको उनके शोल्डर्स, उनका नेक रिलैक्स करने को बोलें, ठीक है। जब उनको ये दिक्कत लग रही है तब वो अपने आप को जितना काम डाउन कर सकते हैं, जितना रिलैक्स कर सकते हैं, जितना शांत कर सकते हैं, उनको वो उतना अपने आप को शांत करने को बोले, ठीक है। नेक्स्ट, कोई पंखा, अगर उनके पास टेबल फैन है घर में तो उनको बोलिए वो टेबल फैन अपने मुंह पर कर लें। मुंह पर जब डायरेक्ट हवा पड़ती है तब भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत में आराम लगता है। मेक श्योर कि वो जिस कमरे में है उस कमरे में वातानुकूलित कमरा है, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन है उस कमरे में, ठीक है। खिड़कियां खुली हैं, बंद कमरा नहीं है वो ना। जब भी उनको केयर गिवर्स को बताएं कि जब भी उनको खाना खिलाएं या कोई भी उनके लिए काम करवाएं तो उनको बिठा कर करवाएं, ठीक है। बिल्कुल फ्लैट ना लेटाएं। इस तरीके के पेशेंट्स में जनरली प्रॉप्ड अप पोजीशन, मतलब 45 डिग्रीज पर जब वो पेशेंट लेटते हैं तब उनको सांस लेने में बेहतर लगता है, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए पेशेंट के पास, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अनुकूल माहौल होना चाहिए। अगर पेशेंट को सांस लेने में जब दिक्कत लग रही है तब उनका चेहरा अगर हम किसी गीले कपड़े से पोंछें तो भी पेशेंट को सांस लेने में आराम लगता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन भी हेल्प कर सकती है, लेकिन ये हर पेशेंट में, हर कंडीशन में हेल्प नहीं करती है। तो इसलिए आप देखें कि क्या पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर हो रही है तो बेशक ऑक्सीजन दें ना। कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि प्लेसिबो की तरह भी काम करता है, मतलब उनको साइकोलॉजिकली लगता है कि ऑक्सीजन लग गई है इसका मतलब मुझे आराम लग रहा है। चाहे उनकी ऑक्सीजन अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखें तो उनकी ऑक्सीजन कम नहीं होती है, सैचुरेशन कम नहीं होता है, पर फिर भी ऑक्सीजन लगा के उनको आराम लगता है, ठीक है। बहुत बार होता है ऐसा, पैनिक अटैक्स में प्लेसिबो इफेक्ट करता है। ऐसे में डिस्करेज मत करें पेशेंट को, उनको ऑक्सीजन लेने दें। लेकिन ये पैनिक अटैक क्यों हो रहा है, ये एंजाइटी, ये फियर उस पेशेंट को क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में पहले से पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को समझाएं, बताएं, और हमेशा ऑक्सीजन का कॉस्ट, ऑक्सीजन के लॉजिस्टिक्स, ये सब अपने दिमाग में रखें। कोई भी पेशेंट जिसको सांस लेने में दिक्कत है उसको डायरेक्ट आप ऑक्सीजन लगा लीजिए मत बोले, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम दवाइयों पर आ गए हैं, है ना। दवाइयों में अगर देखा जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं सांस लेने की दिक्कत में ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, स्पेशली जहां पर लंग्स में मेटास्टेसिस होता है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किसी वजह से कोई रुकाव होता है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अंदर का पेरी ट्यूमर एडिमा कम करते हैं, मतलब अंदर जो ट्यूमर के चारों तरफ का सूजन है, अंदरूनी सूजन, उस सूजन को कम करते हैं। उसकी वजह से ये सांस लेने की दिक्कत में आराम दे सकते हैं। 7 दिन जब हम स्टार्ट करते हैं उसके 7 दिन के अंदर अंदर आराम आ जाता है। अगर नहीं आता है इसका मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम नहीं कर रहा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन ही ज्यादातर पैलिएटिव केयर में दिया जाता है। इसका जो डोजेज है वो है 8 to 16 mg IV, या अगर हम ओरल दे रहे हैं तो 4 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं आया तो
उसको स्टॉप कर दे, क्योंकि इसके आगे भी इंप्रूवमेंट नहीं ही आई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में हम जिस ओपियोइड को सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है मॉर्फिन, है ना। तो मॉर्फिन जो है लो डोज में बहुत कारगर होता है सांस लेने की तकलीफ में, ठीक है। क्यों कारगर होता है? क्योंकि ये हमारे ब्रेन का जो हाइपर कैप्निया को रिस्पॉन्स होता है, मतलब जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो जो ब्रेन में रिस्पॉन्स होता है, ये उस रिस्पॉन्स पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है, जो एफर्ट लग रहा होता है पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत करते समय, ये उस एफर्ट को कम करता है और रेस्पिरेटरी रेट को भी कम करता है। तो इस तरीके से मॉर्फिन अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट के सांस लेने की तकलीफ कम करने के लिए। मॉर्फिन स्मॉल डोजेज में, लो डोज में इंपॉर्टेंट होता है, हाई डोज में नहीं। जैसे हम पेन के लिए जो हमारी स्टार्टिंग डोज होती है वो 10 mg होती है, लेकिन यहाँ पर अगर पेशेंट ने कभी भी मॉर्फिन नहीं ली है अपने जीवन में, एक ओपियोइड नाइव पेशेंट है, तो हम 2.5 mg मतलब चौथाई गोली, जनरली एक गोली हमारे पास जो मिलती है हमें वो 10 mg की होती है, तो चौथाई गोली से स्टार्ट करते हैं। चौथाई गोली SOS से स्टार्ट करते हैं, मतलब जब सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तब, या हर 12 घंटे में देनी होती है। धीरे धीरे इस चीज को हम इस समय तालिका को कम कर सकते हैं, 12 घंटे का 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, जिस पर भी पेशेंट को आराम हो। अगर पेशेंट ऑलरेडी मॉर्फिन पे है, सपोज दर्द के लिए वो ऑलरेडी मॉर्फिन ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए ब्रेथलेसनेस के लिए केवल अगर हमें मॉर्फिन और ऐड करनी है, तो उसी मॉर्फिन के डोज को 50% से 100% तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। और मॉर्फिन ओपियोइड्स के अलावा जो तीसरी चीज है जो ड्रग्स में, जो मेडिसिन में जो हेल्प करती है पेशेंट को, वो है एंटी एंजाइटी ड्रग्स, जैसे अल्प्राजोलैम या लोराज़ेपैम। ये सारी एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं, जो कि बेंजोडाइजेपिन्स के उसमें आती हैं, क्लास ऑफ ड्रग्स में आती हैं। ये पेशेंट के एंजाइटी लेवल कम करती है, तो पेशेंट की एंजाइटी कम होती है तो अपने आप सांस लेने की तकलीफ में आराम मिलता है पेशेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये हमारे को समझना बहुत जरूरी है कि ओपियोइड जो है, जो मॉर्फिन है, वो सेफ होती है सांस लेने की दिक्कत में, इफेक्टिव होती है, और जो हम जनरली आज तक पढ़ते आए हैं कि मॉर्फिन से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, वो हमारे पेशेंट्स में नहीं होता है। ये हमें भी समझना बहुत जरूरी है, और उसी तरीके से हमें केयर गिवर्स को और फैमिली को, मॉर्फिन जो है वो जो सांस लेने, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का जो सेंसेशन होता है, जो एक एफर्ट लगता है हमारी बॉडी का, जब हम सांस हाफ रहे होते हैं, आपने कभी हाफ पेशेंट इंसान को देखा है? हाफ रहा होता है तो शॉर्ट शॉर्ट ब्रेथ्स ले रहा होता है, छोटी छोटी सांस ले रहा होता है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा होता है। ये जो सेंसेशन है, जो हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी को ये जो कमांड देता है जल्दी जल्दी सांस लेने का, वो इस कमांड पर, इस सेंसेशन पर वर्क करता है। इसीलिए ये सेफ है और ये बहुत यूजफुल है यहाँ पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करें अगर डिस्निया, मतलब सांस लेने की तकलीफ आखिर के कुछ समय में, एंड ऑफ लाइफ में या लास्ट आवर्स ऑफ लाइफ में जो सांस लेने कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है नहीं आ रहा ये देखना। जो भी मेडिसिन है, आपको भी पता है, जब लास्ट के कुछ घंटे होते हैं तो पेशेंट बहुत बार ओरली बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट को CSCI के मतलब कंटिन्यूअस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन दिया जाता है ना।
हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से डिस्निया को थोड़ा कम कर सके ताकि पेशेंट की जो जर्नी है टुवर्ड्स द एंड वो कंफर्टेबल हो सके। ठीक है, यहाँ पर हमारा मेन एम पेशेंट को ठीक कर देना नहीं है, या उनकी जो सांस लेने की तकलीफ है उसको हम जादू से ठीक कर दें, वो नहीं हो सकता। हमें ये करना है जितना हो सके हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करें। ठीक है, नेक्स्ट हम दवाइयों की अगर बात करें तो वही करना है, हमें ओपियोइड जो है वो स्टार्ट करना है 2.5 mg से 2.5 mg से ओपियोइड स्टार्ट करना है। अगर ओपियोइड टॉलरेंट है, मतलब कि पहले से ओपियोइड अगर चल रहा था, मॉर्फिन चल रहा था, अगर पहले से मॉर्फिन चल रहा था तो उस डोज को हमें, am I not audible? There's some disturbance in between. Can you please mute yourself? I will not be able to. Requesting all to please stay muted. All right. कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं है तो अनम्यूट ना करें। ओके, तो जो इनको मॉर्फिन ऑलरेडी चल रही है उनको 25 से 100% तक हम मॉर्फिन बढ़ा सकते हैं। ये मैं सबक्यूटेनियस की बात कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट आवर्स ऑफ लाइफ में जनरली हम सबक्यूटेनियस ही देते हैं। अगर ओरली ले रहा है पेशेंट तो उनका उसी तरीके से 50 to 100% बढ़ाना है। ठीक है, अगर रिफ्रैक्ट्री है, रिफ्रैक्ट्री ब्रेथलेसनेस, रिफ्रैक्ट्री का मतलब होता है जिस सांस लेने की तकलीफ में आराम नहीं मिल रहा है, कुछ भी करके आराम नहीं मिल रहा है, अगर इस तरीके का है तो उनको मिडाजोलैम दिया जा सकता है, जिसको हम पैलिएटिव सेडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये बात हुई सांस लेने की दिक्कत में। अभी तक की बात समझ में आई है? आई होप आई है। तो हम सेकंड इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड हमारा जो मेन सिम्टम है ना, जो है कॉफ। कॉफ यानी खांसी। नेक्स्ट, खांसी क्या होती है? खांसी ये होती है कि हमारी जो, अगर नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल इंसान में बात की जाए, आप में या मेरे में, तो खांसी ये होती है, हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि कोई शायद फॉरेन बॉडी, कुछ जो हमारी शरीर में नहीं होना चाहिए था, हमारी सांस की नली में जो नहीं होना चाहिए था, वो हमारी सांस की नली में घुस गया है। इसलिए हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है कि हम फोर्सफुली करें ताकि वो चीज जो है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, ये एक्सेसिव सिक्रीशंस भी हो सकते हैं, ये किसी तरीके का इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये फॉरेन मटेरियल भी हो सकता है, फॉरेन बॉडी भी हो सकता है। ये कैंसर पेशेंट में ये जो खांसी का जो भाव होता है ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि वो उनकी डे टू डे एक्टिविटी, जो छोटे छोटे काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते हैं। पेशेंट खांसता रहता है, खांसते खांसते उनको दर्द हो जाता है, इतना खांसता है पेशेंट। इसीलिए खांसी एक ऐसा सिम्टम है जो कि हम पेशेंट की बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल उसको ठीक कर सकते हैं, पर अगर नहीं करें तो पेशेंट के लिए, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। नेक्स्ट, मैंने आपको जैसे बताया कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जैसे हम, मैं या आप, हमारे में खांसी जो है हमारी एयरवे को किसी भी फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, कि हमारा जो सांस की नली है उसमें कोई भी फॉरेन बॉडी जा रही है तो हम खांस के बाहर चीज निकाल दें, है ना। लेकिन बीमार इंसान के लिए यही एक लॉजिक नहीं होता है खांसी के पीछे। बीमार इंसान के लिए एक और ये होता है कि बहुत बार होता है कि जो ट्यूमर का टिश्यू है, जो ट्यूमर अंदर है, वो या तो एयरवे के बीच में अटक रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है, जो खांस खांस के हम निकालने की कोशिश करते हैं, या वो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल भेज रहे हैं कि हमारे जो बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं,
ना, एफरेंट फाइबर से ये स्टिमुलाई भेज रहे होते हैं बार बार ब्रेन को कि कुछ अटक रहा है, कुछ अटक रहा है, कुछ अटक रहा है, जिसकी वजह से बार बार खांसी आती है। जो ब्रेन में कफ सेंटर है, ब्रेन स्टेम में होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो कफ सेंटर है, वो अगर रिपीटेडली वो हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है किसी भी कारण की वजह से, शायद हो सकता है ब्रेन में ये ट्यूमर हो जिसकी वजह से हो रहा हो, तो अगर ऐसा हो तो भी खांसी बहुत ज्यादा आती है। तो जरूरी नहीं है, जैसे हेल्दी इंडिविजुअल्स में ऑलमोस्ट ऑलवेज ये होता है कि कोई ना कोई फॉरेन बॉडी है, चाहे वो इन्फेक्शन है, चाहे वो एलर्जिक बॉडी है, कोई इस तरीके की है जो हमारी बॉडी प्रोपेल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन डिजीज इंडिविजुअल्स में, स्पेशली जो हमारे पास आते हैं, जो पैलिएटिव केयर में होते हैं, जो बहुत हद तक जो कैंसर से जूझ रहे होते हैं, उनमें ये सारी कारण होते हैं, ये सारा पैथोफिजियोलॉजी होता है हमारे खांसी के लिए। नेक्स्ट, अगर कैंसर रिलेटेड कारणों की बात करें तो डायरेक्ट इफेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ट्यूमर का टुकड़ा है जो खस रहा है, या तो वो, या बहुत बार जो फेफड़ों में पानी भर जाता है उसकी वजह से भी होता है, इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, ठीक है। कोई फिस्टुला बन जाता है ओरोफैरिंजियल, या और ईसोफेजियो फैरिंजियल फिस्टुला जो होता है उसकी वजह से भी होता है। मतलब किसी तरीके की ओपनिंग बन जाती है हमारे सांस की नली और खाने की नली में, तो उसकी वजह से भी खाने का जो टुकड़ा है वो बार बार सांस की नली में फंसता है, ठीक है। सुपीरियर वीना कावा ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसमें भी खांसी होती है। ट्रीटमेंट की वजह से भी खांसी होती है ना, बहुत बार रेडिएशन की वजह से भी अपने आप में खांसी होती है। और बहुत बार ये भी होता है कि कैंसर के पेशेंट को और भी कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से खांसी हो, जैसे कैंसर का पेशेंट जो प्रीवियसली स्मोकर रहा है उनको सीओपीडी है उसकी वजह से खांसी है, या अस्थमा है जिसकी वजह से खांसी है ना। नेक्स्ट, अब हमने खांसी के कारणों की बात कर ली, तो अब इसको असेस कैसे करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। हमारे पास अगर पेशेंट आया है, कोई खांसी का पेशेंट आया है, तो क्या हमें पूछना है पेशेंट से? बहुत जरूरी है कि हमें ये पूछना है कि किस तरीके की खांसी, किस प्रकार की खांसी है, क्या गीली खांसी है या सूखी खांसी है, खांसी को क्या बढ़ावा देता है, क्या चीज है जिससे खांसी बढ़ जाती है, या दिन में ही खांसी होती है, रात में जब आप सोते हैं तो क्या आपको खांसी परेशान करती है या नहीं करती, कब खांसी किस वजह से बढ़ जाती है, किस वजह से कम होती है, खांसी का असर क्या होता है हमारे मरीज की जीवन शैली पे, ये सारी चीजें जो है ये हमें जाननी बहुत जरूरी है ना। खांसी की शुरुआत कब होती है, क्या करता है ऐसा मरीज जिससे खांसी में आराम पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी बात वही है, मुद्दा वही है कि जो ट्रीट हो सकता है उस चीज को ट्रीट करें, जो रिवर्स हो सकता है उसको रिवर्स करें, जो ठीक हो सकता है उसको ठीक करें। जैसे अगर सीओपीडी की वजह से, अस्थमा की वजह से है, तो जो भी उसमें अंडरलाइन कॉज है, अगर ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं तो हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, अगर हमें स्टेरॉइड से ठीक करना तो स्टेरॉइड करेंगे। जो अंडरलाइन कॉज है उस अंडरलाइन कॉज को हमें एम करना है, ठीक है। जहां पर हमें लग रहा है कि ज्यादा सिक्रीशंस हो रहे हैं जिसकी वजह से खांसी हो रही है, तो ऐसे में कोई एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे हम, जिससे सिक्रीशंस कम होंगे और खांसी में कमी होगी। या जहां हमें लग रहा है कि कोई ट्यूमर इन्वॉल्व है, जो ट्यूमर के आसपास में जो वो कर देता है, जो मैंने आपको बताया था पेरी ट्यूमर एडिमा, मतलब ट्यूमर के आसपास में जो सूजन है, उसकी वजह से अगर आपको लग रहा है कि खांसी हो रही है, तो उस सूजन को कम करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, या कोई अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से खांसी हो रही है, कि किसी कोई गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का पेशेंट है हमारे पास जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, बार बार एसिड रिफ्लक्स होता है, उसकी वजह से भी खांसी हो सकती है। तो अगर वैसा है तो हम पीपीआईज देंगे, पेंटाप्रोजोल देंगे, ओमेप्रोजोल देंगे, जो पेप्टाइड इनहिबिटर्स होते हैं, हम वो देंगे, ठीक है। या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, जैसे रैननिटिडिन या रैनटैक। अगर नॉन एसिड रिफ्लक्स है, मतलब एसिड रिफ्लक्स नहीं हो रहा पर पेशेंट को खांसी बार बार हो रही है, हम मेटाक्लोप्रोमाइड भी दे सकते हैं जीआई मोटिलिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। या अगर किसी तरीके का अपर एयरवे पैथोलॉजी मतलब लैरिंग्स में, फैरिंग्स या लैरिंग्स में ऊपर का, या शायद
कार्सिनोमा बेस ऑफ टंग है या ओरल कैंसर है या कोई लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, हमें ये सब पता है अगर, तो ऐसे में हम उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, अगेन पेरिट्यूमर एडिमा कम करने के लिए, जो ट्यूमर के आसपास का जो एडिमा होएगा उसको कम करने के लिए। कोई प्रोडक्टिव कॉफ है, प्रोडक्टिव कॉफ मतलब गीली खांसी, अगर गीली खांसी है वो किस कारण से हो रही है वो कारण समझे, अगर वो किसी साइनोसाइटिस की वजह से हो रही है तो उसको ट्रीट करें, अगर वो कोई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करें, या ब्रोंकिएक्टासिस है तो उसमें हम ब्रोंकोडायलेटर्स देके उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखा गया है कि सिस्टमिक कीमोथेरेपी भी खांसी में बहुत लाभदायक होती है। उसी तरीके से पैलिएटिव जो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है वहां पर पैलिएटिव रेडिएशन भी लाभदायक होती है। नेक्स्ट, अब ये तो बात हुई हम क्या कर सकते हैं ना, इसके अलावा क्या क्या मेडिसिन हैं। अगर मैं इसको, ये एक फ्लो चार्ट है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा बहुत बड़ा सा फ्लो चार्ट दिख रहा है, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई ऊपरी उसमें कोई फेरेंजियल अगर दिक्कत लग रही है हमें, वहां पर हम लोजेंजेंस दे सकते हैं या सिरप्स दे सकते हैं, ठीक है, उससे खांसी में आराम मिलेगा। अगर कोई एक्सपेक्टोरेंट है मतलब गीली खांसी है तो सॉरी, अगर कोई सूखी खांसी है तो वहां पर हम एक्सपेक्टोरेंट दे सकते हैं, ठीक है, सिक्रीशन एनहांसर्स दे सकते हैं या म्यूकोलाइटिक्स दे सकते हैं। अगर गीली खांसी है तो वहां कफ सेंटर डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं, एंटीटुसिव्स दे सकते हैं जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स, ओपियोइड्स भी दे सकते हैं। कोडीन इज अ वेरी गुड ओपियोइड फॉर खांसी के लिए, कोडीन बहुत अच्छा ओपियोइड होता है, ठीक है। नॉन ओपियोइड्स जैसे डेक्स्ट्रोमेथोप्रेन जो है वो दिया जा सकता है। ये सब के सब जो है ये या तो गोली के रूप में या कफ सिरप के रूप में अवेलेबल होते हैं। एंटीहिस्टामिनिक्स भी होते हैं और पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी सिम्टम है उस सिम्टम को उस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करें ना। अगर आपको लग रहा है कि केवल गले की खराश की वजह से खांसी है, हम पेशेंट बार बार खांसी करता है, उनको वो बोलता है कि मेरा ऊपरी में मुझे लगता है कुछ फंस रहा है जो खराश की वजह से खांसी लग रही है, तो उनको लोजेंजेंस दें। हो सकता है उनका केवल लोजेंजेंस से ही कफ ठीक हो जाए, हमें कफ सिरप तक जाना ही ना पड़े। तो जो सिम्टम पेशेंट बता रहा है, अगेन जो मैंने पहले आपको ब्रेथलेसनेस में बात बोली थी, सांस लेने की दिक्कत में जो मैंने बात बोली थी, डिटेल हिस्ट्री बहुत जरूरी है। अगर हम समझेंगे ही नहीं कि पेशेंट को कहाँ किस चीज से तकलीफ हो रही है तो हम उनकी तकलीफ ठीक कर भी नहीं पाएंगे ना। नेक्स्ट, सेंट्रली एक्टिंग ओपियोइड्स जैसे मैंने बताया, कोडीन एक बहुत अच्छा एंटीटुसिव होता है, ठीक है। मॉर्फिन या मेथाडोन भी कंसिडर किया जा सकता है जो वीक ओपियोइड्स को नहीं वो कर रहे, लेकिन हम हमारे यहाँ पर मॉर्फिन जनरली तभी हम स्टार्ट कर लेते हैं जब पेशेंट को अगर कॉफ होता है तो पेशेंट को उसके साथ साथ ब्रेथलेसनेस थोड़ी बहुत होती है, तो मॉर्फिन दोनों का एक साथ दोनों में एक साथ हेल्प कर देती है, ठीक है। लो डोज जो है सस्टेन्ड रिलीफ मॉर्फिन की वो बहुत हेल्प करती है। उसके साथ ही साथ कुछ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो नेबुलाइजेशन से दिए जा सकते हैं जहां पर अवेलेबल है वो भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये मैंने जो भी आपसे ट्रीटमेंट की बात की थी, ये सारा का सारा ट्रीटमेंट जो है ये पैलिएटिव केयर के मद्देनजर का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। बाकी जो ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे सैल्बुटामॉल है, टर्बिटालिन है, जो नेबुलाइजेशंस देते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बोला था ट्रीट द ट्रीटेबल, वो बात तो हमारी हमेशा रहेगी ही रहेगी ना। थैंक यू। कोई किसी को सवाल है, कोई किसी को नहीं कुछ समझ में आया वापस पूछना है, आवाज नहीं आई थी मैं वापस बोलूं तो बता दीजिए। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है तब तक? जी मैम, थैंक यू इशिता मैम फॉर दैट कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन। लगता है सबको बहुत जानकारी मिली होगी सेशन से, तो जिन जिनको कोई भी डाउट होगा या फिर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना होगा कृपया फील फ्री, आप
माइक अनम्यूट कर सकते हैं या फिर चैट में भी डाल सकते हैं। हेलो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी। क्या अब मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ मैम, आ रही है। हाँ जी। तो कोई सवाल है, किसी को कोई डाउट है, या कुछ नहीं सुनाई दिया, वापस सुनना है, मैं वापस बता दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज बताइए। देखिए, सवाल नहीं तभी होता है जब किसी ने मेरी बात सुनी नहीं है। तो ऐसा नहीं किसी को कोई डाउट ना हो। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? मतलब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, सब सो रहे थे। सुना है मैं। सुना है तो फिर अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मैं क्वेश्चन पूछना चालू कर दूंगी। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछना चालू कर दूंगी क्वेश्चन। और जिनकी वीडियो ऑफ है उनसे ही पूछना है मैम। सबको सब समझ में आया? देखिए, बात हम Dr. Ishita, your voice isn't being heard. हेलो, मैम आवाज ब्रेक है। अभी यही देखा मैंने कि आज आपका ये 13वां सेशन है ना। हमें है ना, मैं जो बोल रही हूँ। हाँ परफेक्ट। तो मैं वही बोल रही थी कि हमारा मेन एम यही होता है कि पेशेंट को हम किस तरीके से जितना कंफर्टेबल रख सकें वो रखें, है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जितना समय है उनके पास, वो उतना समय बेहतर से बेहतर बिता सके, यही हमारा मेन एम होता है। उसी चीज को हम ध्यान में रख के जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं वो भी ट्रीट करते हैं। दवाइयों के नामों में मैं ज्यादा नहीं गई, क्योंकि आपको शायद अगर आप वी हैव ओनली नर्सेज हियर इन द ग्रुप, राइट? हाँ मैम। हाँ, तो अगर आप पेशेंट को नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके से, किस तरीके से बिना दवाई के पेशेंट बेहतर महसूस कर सकता है, अगर हम पेशेंट को ये बता दें तो हमारा 70% काम हो जाता है। दवाइयां तो बाकी का 30% काम करती हैं ना। मेन काम जो है वो यही करता है। बिल्कुल, जैसे इशिता मैम ने पहले बोला था सेशन के स्टार्टिंग में कि जब आदमी की सांस लेने में तकलीफ होती है तब उनको लगता है कि क्या मैं मरने वाली हूँ। तो इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सो सबसे विनती है, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में कई बार देखा होगा लोगों को सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हुए। तो अगर कुछ ऐसी एक्सपीरियंस है जो आपने कुछ सीखा है उसमें से, तो वो भी आप इस प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं ताकि सबको वो पता चले कि आपने क्या किया था और क्या कर सकते थे, आप कुछ बेहतर कुछ क्या कर सकते थे। बिल्कुल, जैसे आप मुझसे सीखने आए हैं वैसे मैं भी आप लोगों से सीखने ही आई हूँ। तो ये अगर मत हमारे पास सोचिए कि हाँ प्लीज मैम।
हाँ हाँ, अगर आता है तो बताओ क्या क्या किया है। रूबी कुमारी मैम, आपने शायद हैंड रेस किया था, तो क्या आप कुछ हाँ पूछना है? जी। सिस्टर रूबी कुमारी, उनकी हाथ मैंने रेस्ड देखे थे पहले, तो नेटवर्क इशू के कारण फिर पूछ नहीं सके। हाँ मैम बोलिए। हाँ जी, रूबी सिस्टर आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी आवाज आ रहा है मैम? हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और मैम वो कुछ भी जहाँ हम हैं वहाँ स्पष्ट आता नहीं है मैम आवाज, और इमरजेंसी में है तो क्लास हम पूरा अटेंड कर नहीं पाते हैं, वो बीच बीच में पेशेंट भी आ जाते हैं, टाइमिंग ही ऐसा है मैम, मेरी ड्यूटी आवर नहीं है, क्लास है, तो कभी हम पूरी तरह से सुनते हैं। क्लासेस का और चौथी का जो लिंक अगर यूट्यूब पे वगैरह है तो वो दे दीजिए मैम। अच्छा, तो ये हमारे लिए था, टिप्स कोऑर्डिनेटर्स के लिए, बिल्कुल हमने नोटिस किया है, तो मुझे लगता है वो हम सेशन के बाद उसके बारे में बात करेंगे, सेशन खत्म होने पर। लेकिन अभी अगर आप सेशन में पूरी तरह नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो क्या आप कुछ है ब्रेथलेसनेस और कॉफ से रिलेटेड जो आप पूछना चाहते हैं? आपका डाउट, कोई भी इस तरीके का डाउट हो तो वो अभी पूछ सकते हैं। अगर आपने क्लास नहीं सुनी है तब भी पूछिए। ओके, आई डोंट सी एनी क्वेश्चंस। हेलो मैम। हाँ हाँ रूबी जी। मैम मैम जो एस्पिरेट करके आते हैं पेशेंट, तो उस समय क्या करेंगे? जैसे वो आए थे मैम, ऑक्सीजन लेवल भी उनका सही से वो शो नहीं कर रहा था, और बाकी सारे वाइटल छोड़कर मैम, पल्स रेट को छोड़कर सभी ठीक थे, और ये सैचुरेशन, तो मैम सैचुरेशन वैसे कम थी क्या उनकी? जी मैम वो सही से नहीं था, या वो ले नहीं पाया था, इसलिए वो भी नहीं कर रहा था, पल्स रेट भी काफी तेज था, और वो सांस भी सही से ले नहीं पा रहे थे, ऑक्सीजन तो लगा ही है। पर अगर हम इमरजेंसी में अकेले और मैडम हो, उस वक्त हम क्या क्या कर सकते हैं मैम? देखिए, अगर कोई पेशेंट हमको सुना कि एस्पिरेट कर, कॉलिन या टेरिफिन या कुछ, हाँ वो लग रहा था मैम, बांधे वही एस्पिरेट, मुझे नहीं आता आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं आई है रूबी, पर है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ आप यही क्वेश्चन पूछ नेटवर्क रहे हो। प्रॉब्लम है। जी मैम। हाँ जी, कि एस्पिरेट अगर कोई पेशेंट करता है तो उस टाइम जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसमें कैसे आराम मिलना चाहिए, है ना? यही क्वेश्चन है ना आपका? ठीक है, मैं आई विल जस्ट एड्रेस दिस क्वेश्चन। देखो, कोई एस्पिरेट करके आता है तो जैसे मैंने बोला था, करेक्ट द करेक्टेबल। मेरी आवाज आ रही है ना साफ सबको? हाँ मैम आ रहा है आवाज कभी। हाँ, ठीक है। करेक्ट द करेक्टेबल जैसे मैंने बोला था, हमें उस पे प्रिंसिपल पे चलना है। एस्पिरेशन क्यों हुआ है? कोई एस्पिरेशन निमोनिया है, मतलब अगर एस्पिरेशन जो है वो उस तक चला गया है, लंग्स तक चला गया है, या उन पेशेंट को ट्रिकोस्टमी की शायद जरूरत हो सकती है अगर उन्होंने एस्पिरेट किया है, या एग्जैक्टली वो एस्पिरेशन बहुत ब्रॉड टर्म होता है ना?
एग्जैक्टली वो पेशेंट आपके पास आया है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, मतलब उसको हाइपोक्सिया नहीं है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो ऑक्सीजन लेने से कोई लाभ नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे टाइम पर हमें एक, बिल्कुल आपने जो बोला डेरेफिलिन का आप ट्रायल दे सकते हो या किसी भी और ब्रोंकोडायलेटर का ट्रायल दे सकते हो, लेकिन अगर पेशेंट एस्पिरेटेड है तो हमें सबसे पहले जो यू हैव टू ट्रीट दैट, है ना। जब तक हम वो ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक हम वो एस्पिरेशन का जो भी कंपोनेंट है, जब तक हम उसको नेगेट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या मेरे आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? हेलो रूबी, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? हाँ नारियल पानी पिए थे ना, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि एक्सप्रेस करके Sister Ruby, your voice is breaking. रूबी मैम शायद आप चैट में डाल सकती हैं अपनी क्वेरी, क्योंकि बिल्कुल ही आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा इशिता मैम, मैं तो एक नॉन मेडिकल पर्सन हूँ, बट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात हो रही है तो मेरी एक पर्सनल डाउट थी। आजकल तो मास्क के पीछे ही जी रहे हैं सब लोग, तो क्या मास्क की कुछ इम्पैक्ट है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में? अगर है तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मास्क का अगर आप फिजिकली पूछो तो इम्पैक्ट नहीं होता है ना। फिजिकली मास्क का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन पेशेंट को एक फीलिंग ऑफ सफोकेशन होती है। कोई भी इस तरीके का वो होता है आगे बात, तो उनको लगता है कि ऑटोमेटिकली उनको सांस कम आएगी। ठीक है, हम चाहे N95 मास्क भी यूज करें तो वो मास्क भी जो है उसमें भी पोर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारी सांस बंद होती है कहीं पर भी ना। हम सांस उसी तरीके से लेते हैं जैसे हम बिना मास्क के सांस लेते हैं, लेकिन ये हमारे ब्रेन को, ये हमारी एक मेंटल वो होती है, एक मेंटल ब्लॉक होता है कि नहीं हमारे मुंह के आगे कुछ आ गया, इसका मतलब हम सफोकेटेड फील करेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को मास्क लगाने से बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम जनरली इस तरीके के पेशेंट्स को अगर नेबुलाइजेशन भी बोलते हैं तो उनको बोलते हैं कि अगर आप मास्क ना लगाएं या मास्क अपने मुंह से दूर रखें तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि उनको वो सेंस ऑफ सफोकेशन होती है मास्क से ना। तो ये एड्रेस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आपको इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट मिलता है तो उनसे ये बात करें, उन्हें ये बताएं कि देखिए मास्क लगा कर भी सांस तो वैसे ही आ रही है, ये केवल हमें लग रहा है। जैसे धीरे धीरे समझेंगे पेशेंट, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि कपड़े के मास्क में सांस आती है, N95 में नहीं आती है। ऐसा नहीं होता ना, वो हमारी साइकोलॉजी है। तो अगर हम उस साइकोलॉजी को, उस एंजाइटी को अगर एड्रेस करेंगे तो शायद हम इस बाधा से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो दोनों सिम्टम्स है ना, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंट की साइकोलॉजी समझना। कहाँ से आ रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आपको, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी रेस्पिरेटरी का पेशेंट जो है उसको हम आंख मूंद के दवाई दे दें, वैसे नहीं काम होगा ना। जब तक कर नहीं रहे, मैं बताती हूँ, मुझे एक पेशेंट मिला था, सीए ब्रेस्ट का पेशेंट था, जिनको लंग मेटास्टेसिस था। उनको प्रोग्नोसिस नहीं पता था, उनको नहीं पता था कि उनकी बीमारी जो है लंग्स तक फैल गई है और उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। अस्पताल से नेबुलाइजेशन, दवाइयाँ जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं सब स्टार्टेड थी जब हम पहली बार पेशेंट को हमने देखा। हमने
पेशेंट की फैमिली से बात की और फैमिली को बोला कि हम पेशेंट को क्या प्रोग्नोसिस बता सकते हैं। उन्होंने एग्री किया और हमने तरीके से बैठ के पेशेंट से बात की और उन्हें बताया कि उनको सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है। हम उनके पास मॉर्फिन का प्रिस्क्रिप्शन भी छोड़कर आए थे, पर आप विश्वास कीजिए कि ये बस बताना और हमारा ये बात करना पेशेंट से, शाम तक हमारे पास फोन आया था कि अब वो बहुत बेहतर फील कर रही हैं उन्हीं दवाइयों से, जिन दवाइयों से सुबह तक उनको सांस लेने में वो कह रही थी कि मुझे सांस नहीं आएगी। आप लोगों ने सुना है मेरी आवाज कट गई? बीच में थोड़ी धीमी हो रही थी ना, हेलो, लेकिन मुझे तो सुनाई दिया। बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही थी शायद। सुनाई दे? हाँ, तो हम दवाई मैंने जो दी वो देने की जरूरत भी नहीं पड़ी, काम बस इतना सा करना था कि उनको सुनना था। हमने उनको सुना, शायद अस्पताल में उनको किसी ने सुना ही नहीं। हाँ, तो बहुत बार केवल पेशेंट से बात करना ही आधे से ज्यादा काम कर देता है। प्रिया रंजन ने बोला है कि एक्सरसाइज के बारे में फिर से बताएं। देखिए, एक्सरसाइज मुख्यतः दो तरीके की हैं। एक फर्स्ट लिप ब्रीदिंग, मतलब गहरी सांस अंदर लें नाक से, फिर मुंह से सांस बाहर छोड़ें, लेकिन मुंह खोले बिना, थोड़ा सा लिप्स को थोड़ा सा दूर करके इतना सा मुंह खोलें और फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ें। ये फर्स्ट लिप ब्रीदिंग कहलाती है। और ये जो है ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है जिन पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है उनके लिए। दूसरा डीप ब्रीदिंग, आप सबको पता है, गहरी सांस अंदर गहरी सांस बाहर, ये हमारे पेशेंट को लेने के लिए बोले। और भी चेस्ट फिजियोथेरेपीज भी होती हैं जिनके बारे में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। बट ये दो मेन एक्सरसाइजेस। किसी और का कोई और सवाल? चैट में तो नहीं है, अगर कोई अनम्यूट करके पूछना चाहे तो। अच्छा, टाइम अलाउ कर रहा है तो मेरे लिए एक और सवाल था, शायद सिली क्वेश्चन होगा फिर भी। मैम गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल, मैम मेरी क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता। हाँ जी, अंजलि, सिस्टर अंजलि आप पूछिए पहले। हाँ, मेरे पास मैं तो पैलिएटिव में करती हूँ अभी ड्यूटी। तो मेरे पेशेंट है नाजोफेरेंसी। उनकी ये 24 इयर्स का एक बॉयज है। तो उनके हम तो स्टडी किए हैं, उनके फेयरनेस बहुत है, लेकिन वो उनको इनका कंप्लेन है कि वो तो मॉर्फिन में रहते हैं, फिर भी एक टाइम में या फिर कभी कभी इतना सांस लेने में इतना तकलीफ हो रही थी, वो उनको लगा जैसे कि अभी कुछ भी मेरे को हो सकता है ऐसे। तो मुझे लगता है वो हम भी सुना है उनको, जो हमें हिस्ट्री टेकिंग किए हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वक्त मोबाइल पे सर्च करते हैं। वो पढ़ाई की अंजलि, आपकी आवाज गायब हो गई है। एकदम से गायब हो गई। आई थिंक वो जो बोलना चाहते थे वो यही था कि उनके पेशेंट के एंजाइटी का कारण ये था कि वो बार मोबाइल में पढ़ते थे और वो घबरा जाते थे जो वो पढ़ते थे ना। और उन्होंने
मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अंजलि को कि उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैम बताया। सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल हम सुन सकते हेलो। हैं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। उनको मेरे मतलब है क्या उनको उस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं वो करने के लिए, वो जो सांस लेने में इतना तकलीफ हो रहे है तो हमको बोले, तो फिर हम क्या एडवाइस दें, उस टाइम क्या करना चाहिए? उनको समझाएं, उनसे पहले बैठकर बात करें। जैसा आपने बताया शायद वो जो मोबाइल पर पढ़ रहे हैं वो हाँ। पढ़कर उनको लग रहा है कि कुछ बड़ा हो गया है या उनको अब दिक्कत बढ़ रही है या जो भी उनको लग रहा है, ये उनसे समझें, अज्यूम मत करें। मैम जब वो देख रहे हैं मोबाइल उस टाइम तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो सोचते हैं, उस दिमाग में असर पड़ता है, उसके बाद वो कभी कभी सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होती है, तो वो क्या करना चाहिए उस टाइम? बिल्कुल आप एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। तो जब वो अपने आप को बिजी रखते हैं, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। समझिए कि उनको जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो उनको क्या महसूस होता है। क्या उनको ऐसा लगता है कि उनकी सांस रुक जाएगी या उनको मौत का डर है? उनका चाहिए कि जो ब्रीदिंग दिक्कत जो है ये मौत का कारण नहीं होता। यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट बता दी ना। और पेशेंट को सुन के उनको जो भी डाउट्स हैं, हो सकता है वो मोबाइल पे पढ़ते हैं और वो पढ़कर उनको कुछ लगता है कि मैंने ये पढ़ा था और इसमें इसको ये हो गया था, क्या मुझे भी ऐसा हो जाएगा, हो सकता है। तो उनकी ये जो चीजें हैं, ये जो एंजाइटी है उनकी, इसको एड्रेस करने की कोशिश करें। ठीक है अंजलि जी? ठीक है मैम, थैंक यू। देखिए जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, मैं भी आपको तब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो साइकिल दिखाई थी ना मैंने आपको स्टार्टिंग में, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी वजह से पेशेंट को घबराहट होती है, घबराहट की वजह से और सांस लेने में दिक्कत होती है, और ये साइकिल में फंस कर रह जाते हैं मरीज। हाँ, इस साइकिल को हमें ब्रेक करना है। ठीक है, यू हैड अनदर क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। हाँ मैम, ये जो स्टीम इनहेलिंग जो बोलते हैं तो उसके क्या एक्सैक्टली लाइक मास्क में पूछना चाह रही थी कि उसका कुछ स्टीम इनहेलेशन का क्या फायदा होता है? देखिए स्टीम इनहेलेशन का फायदा जो है वो अगेन डिपेंड करता है इटियोलॉजी पे कि क्यों हो रहा है ना। अगर कोई इन्फेक्टिव कॉज है तो स्टीम इनहेलेशन बिल्कुल फायदा करेगी ना। किसी तरीके का प्रोडक्टिव कॉफ है तो स्टीम इनहेलेशन बिल्कुल फायदा करेगी। लेकिन अगर कोई मास है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और तब हम अगर पेशेंट को बोल देंगे स्टीम इनहेलेशन लेने को, तो ऑलरेडी पेशेंट सफोकेटेड फील कर रहा है। आप उनको बोलेंगे स्टीम लेके ऊपर सर पे अपने तौलिया रख लीजिए ताकि स्टीम आपके अंदर अच्छे से जाए, पेशेंट और सफोकेटेड हो जाएगा ना। इसीलिए एक अच्छी हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे अगर कि कारण क्या है उनके सांस लेने की तकलीफ का, तो हम उस तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं आगे उनके ट्रीटमेंट को। तो स्टीम इनहेलेशन मैं ये नहीं कहूंगी कि एब्सोल्युटली वर्थलेस है या यूजलेस है, और ना ही मैं ये कहूंगी कि हर केस में हर पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन बोलना चाहिए। समझो? हाँ, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ डाउट, या फिर आप जैसे अंजलि मैम ने एक रियल एग्जाम्पल दिया था। अंजलि मैम आप शायद ये केस प्रेजेंटेशन लाती तो ज्यादा डिस्कशन होता हमारे लिए। इट्स नेवर टू लेट। अंजलि मैम आप बना लीजिए केस प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम। थोड़ा हम भी ये देखेंगे कि उनकी साइकोसोशल एस्पेक्ट्स क्या थी उस पेशेंट की, तो इससे बाकी सबको थोड़ा नॉलेज ज्यादा मिलेगा उससे। जी मैम।
किसी को कोई और क्वेश्चन? अगर नहीं है तो शायद हम आज के दिन के लिए वाइंड अप करेंगे। हेलो। हाँ शीला, हाँ बोलिए। हाँ मैम, जब पेशेंट को ना ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है ना, तो डिजीज के बारे में प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन हो जाता है, फिर भी पेशेंट इतना ब्रीदिंग डिफिकल्ट में होता है, उस टाइम हम लोग कुछ स्टेरॉइड देके उसको मतलब और कुछ भी मतलब ऑप्शन नहीं आता है, उस टाइम पेशेंट का ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्ट होता है, उस टाइम हम लोग को क्या करना चाहिए? पेशेंट अटेंडेंस भी ना समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब अभी कुछ करो, अभी कुछ करो, अभी कुछ करो, अभी डॉक्टर को बुलाओ, कोई तो बुलाओ, ऐसे मतलब पेशेंट अटेंडेंस भी रेस्टलेस होता है। लेकिन कुछ कुछ लोग तो समझता है, लेकिन कुछ कुछ अटेंडेंस नहीं समझता है, जैसे कि वो लोग का समझ में है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका पेशेंट मर रहा है लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसके लिए तो क्या करना है मैम? अगर नहीं समझने से भी क्या करना है? देखो, ऐसा नहीं है कि केवल समझाना ही है, ट्रीटमेंट तो करना ही है ना। अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो जिस भी कारण से हो रही है, अगर कोई कारण नहीं है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उनको ओपियोइड दो, मॉर्फिन पे स्टार्ट करो, 2.5 mg मॉर्फिन स्टार्ट डोज दो ना, यस मैम। उसी से आराम मिलता है। फीवर्स की रेस्टलेसनेस होती है, इसको समझो। अगर हमारे भी आसपास कोई इस तरीके से होगा जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, तो हमें भी यही लगेगा कि अभी के अभी कुछ करना चाहिए ना, और इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इसको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हम कर तो रहे हैं, नहीं। आप उनसे, जब उनको लग रहा है तो आप उनसे ये पूछो कि अच्छा क्या करते हैं जो इनकी तकलीफ कम होती है, सांस लेने की तकलीफ जो है वो कम होती है, ऐसा क्या करते हैं आपको। शायद कोई अगर लंग कैंसर का पेशेंट है तो उनके केयर गिवर्स बताएंगे कि आगे झुक के बैठते हैं तो इनको सांस लेने में आराम लगता है, तो उनको उस तरीके के पोजीशन में बैठाओ, है ना। आंसर बहुत बार जब हम खुद से पूछ रहे होते हैं, आंसर हमेशा हमारे सामने ही होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि केवल बात करनी है और केवल एंजाइटी एड्रेस करनी है, ऐसा नहीं है। हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट थी, 4-5 स्लाइड के नॉन ड्रग मेजर्स थे, 2-4 स्लाइड्स के दवाइयों के मेजर्स थे, हमारे पास वो सब भी है ना। उनको इमीडिएटली दवाई स्टार्ट करनी तो जरूरी है ही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन देखो, अगर सैचुरेशन डिप कर रहा है, हाइपोक्सिया है, पेशेंट को ऑक्सीजन लगाओ। अगर सैचुरेशन ठीक है तो पेशेंट को एक ट्रायल ऑफ मॉर्फिन दो। अगर आपको पता है कि जैसे अभी अंजलि जी ने जो एग्जांपल दिया, सीएन नेजोफैरिंग्स है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है ट्यूमर, तो उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन, जो ट्यूमर के आसपास का जो सूजन है वो कम होगी, पेशेंट को सांस बेहतर आएगी ना। तो क्यों हो रहा है उसका वो तो फाइंड आउट करना हमारा काम है ना। ठीक है, समझ में आया आपको शीला जी? यस मैम। बिल्कुल। अब ये तो ये है कि अगर मेरी कोई अपना अपनी लाउड वन अगर सांस लेने में तकलीफ ले रहा है तो मैं तो बहुत टेंस रहूंगी ना। तो शायद शीला मैम शायद ये भी बोल रही थी कि उस टाइम कैसे हैंडल करें, तो इसीलिए तो हम ये ट्रेनिंग भी ले रहे हैं कि उनको केयर गिवर्स को कैसे हम हैंडल करें, तो ये भी थोड़ा कम्युनिकेशन भी अपना बेटर बिल्कुल। करवा दी। हाँ, कम्युनिकेट केवल पेशेंट से नहीं करना, केयर गिवर से भी करना है। हमें उनको भी बताना है कि पेशेंट को क्या है, क्यों हो रहा है। बहुत बार केयर गिवर्स इसलिए भी परेशान होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनके मरीज के साथ हो क्या रहा है। अगर हम उनको ये बताएंगे और तसल्ली से बैठ के सुनना है, केवल पेशेंट के ऊपर ध्यान देने के चक्कर में जो पेशेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रख रहा है उसको ऊपर कोई ध्यान नहीं देता ना, वो नहीं करना। उनके मन में जो बात आ रही है वो सुनो। शायद हो सकता है उनको भी ये लग रहा हो कि इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मर जाएगा, तो उनको तसल्ली से बताओ कि नहीं, शायद वो जो ट्यूमर है या फेफड़ों में पानी भरा हुआ है इसलिए उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप चिंता मत करो, हम
इनका अभी पानी, जो भी डॉक्टर हैं वो आएंगे या जो भी आपका प्रोसीजर है वो प्रोसीजर होगा, इनके साथ इनका फेफड़ों में अंदर पानी भर गया है, उनको ये चीज एक्सप्लेन करो। जब उनको एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो उनको अपने आप रीअश्योरेंस मिल जाएगा। हम एक्सप्लेन नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हम पेशेंट को समझा रहे हैं। पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के केयर गिवर को, पेशेंट की फैमिली को भी समझाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इंडियन जो सोसाइटी है उसमें पेशेंट और पेशेंट की फैमिली इतनी क्लोजली निट होते हैं कि अगर फैमिली टेंशन ले रही है तो पेशेंट टेंशन ले रहा है। आप फैमिली की टेंशन दूर करोगे, पेशेंट की टेंशन अपने आप दूर हो जाएगी ना। तो जब हम कहते हैं कि पेशेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है तो उसमें उसके साथ साथ फैमिली के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना मतलब हैंड इन हैंड है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। फिर अभी पूछेगा ना ठीक हो जाएगा क्या, पूरा ठीक होगा क्या, ऐसे भी मतलब क्वेश्चन अटेंडेंस करते हैं। तो हम लोग तो डायरेक्ट ठीक नहीं होगा ऐसे भी बोलने में ना झिझक लगता है। नहीं आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा ऐसे भी तो नहीं बोल सकते हैं ना। अब शीला मैम, शायद अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो इशिता मैम भी बीच में बोल सकती है। कभी कभार ऐसे होता है कि केयर गिवर शायद डॉक्टर से बात किया होगा। देखो ये तो आपकी साइकोसोशल रेस्ट होंगे है ना। जनरली बीमारी के लिए भी आपसे पूछेंगे कि क्या हमारा पेशेंट पूरा ठीक हो जाएगा। केयर गिवर्स का फियर बार होता है कि केयर गिवर चाहता है कि कोई वाइफ है जो पूछ रही है बार बार मेरा हस्बैंड को ठीक हो जाएगा क्या, ठीक हो जाएगा। आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी एक बिन ब्याही बेटी है जिसकी वो टेंशन ले रहे हैं, है ना। तो आप उन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। ये सारी आई थिंक मैं अपना ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रही हूँ, मैं साइकोसोशल इश्यूज की क्लास नहीं ले रही हूँ। आपकी ये क्लास होगी, है ना। तो हम बार मैं यही बोल रही हूँ, पेशेंट से बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम पेशेंट को या केयर गिवर सुन रहे हैं। आप सुनो, आधे से ज्यादा काम हो जाता है, बस सुनने से आधे से ज्यादा काम हो जाता है। बोलने से ज्यादा सुनिए। कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि भगवान ने इसलिए हमें एक मुंह और दो कान दिए ताकि एक मुंह से कम बात करें और दो कान से ज्यादा सुने। एब्सोल्युटली। नहीं सुन रहा है नहीं, अगर कुछ जवाब भी नहीं देगा वो भी तो ठीक नहीं है ना। जैसे लग रहा है इसको मैं इतना बोल रही सिस्टर तो मेरा जवाब ही नहीं दे रहा है। मतलब ये भी एक तो समझने की कोशिश करो कि वो जो केयर गिवर है वो इतना ज्यादा क्यों स्ट्रेस दे रहा है इस बात पे ना। क्या उनको क्या लगता है, उनके मन में क्या डर है, क्या झिझक है, वो समझने की कोशिश करो। और शायद ये भी हो सकता है कि आपके जो हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी आपकी, तो उस मीटिंग में आप शायद ये बात बोल सकते हैं। किसी अगर एक पेशेंट की बात है तो आप ये बोल सकते हैं कि वो पेशेंट मेरे से ज्यादा ये सवाल पूछ रहे हैं और मैं क्या करूं। शायद आपके जो काउंसलर होंगे, जो प्रोफेशनल काउंसलर होंगे या फिर जो ट्रीटिंग फिजिशियन होंगे, वो आपको ज्यादा गाइड कर सकते हैं केस बाय केस। इशिता मैम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एब्सोल्युटली आई एग्री। देखिए बोलना आसान है हमारे लिए, आप जब वहां फेस कर रहे हैं वो अलग चीज है ना। और इसमें ये इसीलिए पैलिएटिव केयर एक इंसान का काम नहीं है ना। अकेला डॉक्टर नहीं संभाल सकता, अकेली नर्स नहीं संभाल सकती, अकेला काउंसलर नहीं संभाल सकता, अकेला सोशल वर्कर नहीं संभाल सकता। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनी ही इसलिए है ताकि हम सबके साथ काम करें। जो क्वेश्चन शायद आप एड्रेस नहीं कर पा रहे, हो सकता है वो डॉक्टर एड्रेस कर दें, या हो सकता है वो काउंसलर जो है वो अच्छे से, ये भी हो सकता है कि शायद काउंसलर भी ना समझ पाए और नर्स उसको एड्रेस कर दे, है ना। तो ये एक जने के सर पे भार नहीं है, ये भार सबका है, सबको मिलकर लेना है ना। यस मैम।
अब ये टेंशन मत लीजिए कि ये पेशेंट या केयर गिवर मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, मैं जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ। आप भी खुल के बात अरे कीजिए अपने टीम नहीं, से। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगर वो आपसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं इसका मतलब वो आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, हाँ, उनको आप ट्रस्टवर्दी लगते हो, इसीलिए तो आपसे पूछते हैं। मैं किसी उसी से सवाल पूछूंगी ना जिससे मुझे आंसर एक्सपेक्टेड होगा। आप अभी मुझसे इसीलिए सवाल पूछ रहे हो ना क्योंकि आपको पता है मैं जवाब दे दूंगी, है ना? इसलिए कभी भी इस चीज से हतोत्साहित मत होइए। सामने वाला सवाल पूछता है इसका मतलब वो आपको इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्यार दे रहा है कि वो आपसे सवाल पूछ रहा है। हाँ? It's an ज्यादा honor भरोसा to है। answer questions always. अब ये भी कोई अपनी बिल्कुल। गलती नहीं है कि हाँ जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं उसकी जवाब हमें पता नहीं है, ये आप मान लो, क्योंकि अब ये हमें नहीं है कि मुझे पता नहीं है। हाँ। सॉरी, है ना, हमारे मुझे एक डॉक्टर ने, डॉक्टर नागेश सिम्हा, अगर आपको नाम पता हो ना, उन्होंने मुझे एक बहुत बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला था तुम इंसान हो, तुम्हें सब सवालों के जवाब नहीं आने चाहिए। यू शुड नॉट नो द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस, यू आर ह्यूमन। हर सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होगा क्योंकि हम इंसान हैं, एंड दैट इज ओके, कोई बात नहीं। जब हमारे पास सवाल का जवाब नहीं है तो हमारा बेस्ट काम क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं बस ना। इस बात से कभी अपने आप को निराश मत करें कि आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता। हमें पता होना भी नहीं चाहिए, हम इंसान हैं। सब कुछ पता चल जाएगा तो फिर हम इंसान थोड़ी ना रहेंगे, भगवान हो। थैंक यू मैम। ठीक है शीला, थैंक यू मैम। हाँ मैम। any more questions? यस मैम, थैंक यू सो मच। इवन तो पहले कोई